Hello everyone and welcome to Mentor's Galaxy. I am Pratiksha Roy, your chemistry mentor. As you may all know, हमने हमारा chapter series start कर दिया है. In our chapter series, we are discussing the important chapters of your school exams and competitive exams in detail. So the chapter that I have started for chemistry is some basic concepts in chemistry, which is the first chapter of class 11. ऑलरेडी दो लेसन्स कंप्लीट कर चुके हैं इस चैप्टर के एंड टुडे इट्स टाइम फॉर द थर्ड लेसन एंड फॉर टुडेज लेसन वी आर गोइंग टू डिस्कस डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. This is a very important chapter and it has many theories and many postulates that are very important for your school exams. And this topic, Dalton's atomic theory, is very important in the scientific point of view. मतलब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का जो साइंटिफिक सिग्निफिकेंस है वो काफी ज्यादा है. सो लेट अस बिगिन टुडेज लेसन, लेसन नंबर 3 ऑन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. So this is a very small topic. So we have a very few contents for today. So mainly we will study Dalton's atomic theory. वहां पे mainly हम पढ़ेंगे postulates के बारे में. What are the postulates that Dalton presented in his atomic theory? And we will study the advantages and disadvantages or the merits and demerits of his atomic theory. So today's lesson is on Dalton's atomic theory. Before we learn about the atomic theory, कि डाल्टन जो atomic theory बता के गए थे उसके बारे में जानने से पहले we must know what is an atom or what is the early definition of an atom. An atom is the smallest unit of matter. ये हम सबको पता है. Those who have already watched my video on atom, they already know about this definition. An atom is the smallest unit of matter. मतलब जो भी मैटर है उसका जो सबसे छोटा यूनिट है, जो सबसे बेसिक यूनिट है, वही होता है हमारा एटम. To exist independently. Exist independently means an atom is the only smallest unit of matter that can exist independently. And this point is true till today. अभी हमको पता है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी आ गए हैं, मतलब एटम से भी जो छोटे होते हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, वो भी हम डिस्कवर कर चुके हैं. बट दे कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब वो अकेले कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर पाते. बट एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. दैट इज, इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी सब्सटेंस. हर सब्सटेंस का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है, जो सबसे बेसिक होता है, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, वो होता है हमारा एटम. द टर्म एटम इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. मतलब ये जो वर्ड है, ये जो एटम शब्द है, ये एक ओरिजिनली एक ग्रीक वर्ड से आया है जो है एटोमॉस, जिसका मीनिंग है इनडिविजिबल. मतलब ऐसी कोई चीज जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको आप काट नहीं सकते, जो वैसे का वैसा ही रहता है हमेशा, मतलब वो इतना छोटा रहता है, उसको कहते हैं एटोमोस इन ग्रीक. एंड उसी से ये टर्म एटम आया है जो हम अभी एवरी डे इन आवर साइंटिफिक वर्ल्ड हम यूज करते हैं. द वर्ड वॉज कॉइन्ड बाय डेमोक्रिटस, ग्रीक फिलोसोफर. तो ये वर्ड जिन्होंने कॉइन किया था वो है डेमोक्रिटस. ही वॉज अ ग्रीक फिलोसोफर. सो वाई ही टर्म्ड एटोमॉस, मतलब उन्होंने सोचा था कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है जिसको आप डिस्ट्रॉय या फिर डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए उसका उन्होंने नाम रखा है एटम. मतलब शायद उन्होंने कोई सब्सटेंस लिया था, उसको उन्होंने बहुत छोटे छोटे पीसेस में कट किया था, लेकिन वो जितना छोटा करते गए वो पीस, ही रियलाइज दैट ही कुड नॉट डिवाइड इट एनी मोर. सो इट बिकेम इनडिविजिबल. मतलब एक पीस इतना ज्यादा छोटा हो गया कि आप उसको डिवाइड नहीं कर पाए, and that he termed as atom. And the most interesting fact that not only in Greece but also in India, the significance of atom was slowly coming up. मतलब एटम के चर्चे इंडिया में भी हो रहे थे. In ancient India, our Maharishi Kannar believed that matter is composed of indivisible and indestructible particles, which he called Paramanu or Anu.
मतलब इंडिया में हमारे महर्षि ने इस सेम एटम को परमाणु या फिर अणु के नाम से उन्होंने इसके बारे में बताया था लोगों को, लेटर बिकेम टू नोन एज एटम्स। अभी हमारा इंटरनेट का जमाना है, किसी को कोई थॉट आता है, कोई कॉन्सेप्ट किसी के दिमाग में आता है, तो आप उसको इजीली पूरे दुनिया के साथ शेयर कर सकते हो यूजिंग योर सोशल मीडिया एंड द वेबसाइट्स दैट यू हैव। बट इन एंशियंट वर्ल्ड दीज टेक्नोलॉजीज वर नॉट अवेलेबल। तो जो डेमोक्रिटस ग्रीस में बैठ के जो सोच रहे थे, वही हमारे महर्षि इंडिया में बैठ के वो सेम चीज ही सोच रहे थे। सिर्फ नाम उन्होंने दिया था परमाणु या फिर अणु, और डेमोक्रिटस ने नाम दिया था एटम। लेकिन उनका जो कॉन्सेप्ट था कि इतना छोटा कोई चीज जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, दोनों का कॉन्सेप्ट ही सेम था। अगर उनके टाइम पे इंटरनेट होता तो शायद हमें पता चलता कि ये थॉट पहली बार किसके दिमाग में आया था। Whether it was Democritus or Maharishi, we will never know. But they both, sitting in two corners of the world, they thought about the same thing. That is, every substance, every matter किससे बना होता है? किसी ऐसी छोटी सी चीज से which cannot be divided, and that is our atom. So this is the basic definition or the early definition. This is the early definition of an atom. ये कोई साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं है, लेकिन लोगों के दिमाग में बहुत साल पहले जो ख्याल आए थे, उससे एटम का जो डेफिनेशन निकलता है वो है कि इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट यू कैन नॉट डिवाइड। सो नाउ लेट अस गो इनटू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को हमने बहुत एडवांस्ड कर लिया है अभी। डाल्टन जो बता के गए थे उसको हमने बहुत एडवांस्ड किया है with the discovery of subatomic particles, but still Dalton's atomic theory is very significant. Why? Because Dalton was the first one जिन्होंने अपने theories publish किए थे to the world. जैसे ग्रीक फिलोसोफर ने कुछ सोचा, हमारे महर्षि ने कुछ सोचा, लेकिन वो कभी पब्लिश नहीं कर पाए या किसी को बता नहीं पाए, ज्यादा लोगों तक वो बात पहुंची नहीं। बट डाल्टन वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने अपनी थ्योरीज एटम के बारे में, उनके जो थ्योरीज थे उन्होंने पब्लिश किए, पूरे दुनिया को बताया, पूरे दुनिया के दिमाग में ये बात उन्होंने लाई कि एटम नाम का कुछ एग्जिस्ट करता है जो सबसे छोटा यूनिट होता है एक मैटर का। That is why Dalton's atomic theory is very important. So this is a picture of Sir John Dalton. John Dalton proposed his atomic theory in 1808. काफी पुरानी बात है। So you can imagine when Democritus or our Maharishi Kannad, they thought about the concept. 1808 is also very long ago. उससे भी पहले हमारे महर्षि जी ने ऑलरेडी इसके बारे में सोच लिया था। So John Dalton proposed his atomic theory in 1808. He published his theory in his book, A New System of Chemical Philosophy. उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी को पब्लिश किया था टू द वर्ल्ड। Dalton's atomic theory was a foundational concept in chemistry. As I was mentioning कि Dalton's atomic theory अभी अगर आप सोचे तो छद तक वो इनवैलिड है, पर फिर भी क्यों हम इसके बारे में फिर भी पढ़ते हैं, क्यों हमारे सिलेबस में, हमारे कोर्सेज में इसको इंक्लूड किया जाता है? क्योंकि ये एक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है। मतलब अगर ये डाल्टन जी अगर एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताते नहीं, तो किसी के दिमाग में कभी एटम के बारे में शायद बहुत बाद में आता, या फिर लोगों के दिमाग में बहुत बाद में पता चलता। अब एटॉमिक पार्टिकल्स के जो डिस्कवरी है वो भी बाद में होती। इसलिए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज अ फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया था जिसके ऊपर पूरी केमिस्ट्री का फाउंडेशन खड़ा है। इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की सिग्निफिकेंस ये है कि वो एक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है। सो नाउ वी विल लर्न अबाउट द पोस्टुलेट्स ऑफ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, कि वो अपने थ्योरी में कौन से पॉइंट्स बता के गए हैं, कौन से पोस्टुलेट्स वो बता के गए हैं। So let's start with the postulates of Dalton's atomic theory. तो ये जो पॉइंट्स है इसको हम कहते हैं postulates.
So the first point is that Dalton had said that Dalton had proposed matter is composed of extremely small and indivisible particles known as atoms. ये एटम जो वर्ड है वो बहुत पहले ही कॉइंड कर दिया था हमारे डेमोक्रिटस ने, जो एक ग्रीक फिलोसोफर है। तो डाल्टन ने क्या बताया कि जो भी मैटर हो, जो भी सब्सटेंस हो, वो सारे एटम से ही बने होते हैं। और वो एटम कैसे होते हैं? बहुत ही स्मॉल होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल एंड इनडिविजिबल। ये जो इनडिविजिबल है, ये अभी डिस्प्रूव्ड हो चुका है, क्योंकि एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन तब के जमाने में ये इनडिविजिबल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट था कि एटम ऐसी एक चीज है जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। और सारे मैटर, जो भी मैटर है, कोई किताब, एनी टाइप ऑफ स्टोन, एनी ट्री, एनी बर्ड, एनीथिंग, एनी लिविंग, नॉन लिविंग, कुछ भी जो मैटर है वो सारे एटम से बने होते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट postulate. The second postulate, all atoms of any particular element are identical in all respects. तो ये सेकेंड postulate क्या कहता है कि किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का, सपोज हमारा पहला एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन एलिमेंट के जो एटम्स रहेंगे, बहुत सारे एटम्स को मिलके एक हाइड्रोजन एलिमेंट बनता है। तो एक एटम, बहुत सारे एटम्स को मिलके मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ऐसे होता है। तो जितने भी एटम्स रहेंगे वो सारे सेम रहेंगे, मतलब ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन का एक एटम ऐसा है तो दूसरा एटम ऐसा है, ऐसा नहीं होगा। अगर एक एटम ऐसा दिखता है तो सारे एटम्स ऐसे ही दिखेंगे, उनका शेप, साइज, कॉम्पोजिशन, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सारे सेम होंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड ये अभी भी एक बहुत ही ट्रू पॉइंट है, दैट ऑल एटम्स ऑफ एनी पर्टिकुलर एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट्स, एंड ऑब्वियसली एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन नेचर। अगर सोडियम, दिस इज अ डिफरेंट एलिमेंट फ्रॉम हाइड्रोजन, तो सोडियम का एटम शायद कुछ ऐसा दिखता है। This is, I'm just hypothesizing, this is not true at all. We already have an idea what an atom looks like. But what I am trying to convey कि जो सोडियम के एटम्स होंगे और जो हाइड्रोजन के एटम्स होंगे वो आपस में डिफरेंट होंगे। लेकिन सोडियम के अगर हम 5 एटम ले ले तो वो 5 एटम सेम होंगे इन एवरी रेस्पेक्ट। सिमिलरली अगर हम हाइड्रोजन के 10 एटम ले ले, दोज एटम्स विल बी एग्जैक्टली आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट। तो ये था डाल्टन का सेकेंड पॉस्टुलेट कि एक टाइप के एलिमेंट में सिर्फ सेम एटम्स ही प्रेजेंट होंगे, और एलिमेंट्स अगर डिफरेंट होंगे एटम्स भी डिफरेंट हो जाएंगे। सो द थर्ड पॉस्टुलेट इज एटम्स आर इनडेस्ट्रक्टिबल, जिसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। दैट इज दे कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शंस। अभी अगर आप सोचे तो ये पॉइंट सही है कि जब आप केमिकल रिएक्शन करते हैं, आप दोनों एटम्स को कंबाइन करते हैं, या फिर दोनों एटम्स को आप सेपरेट करके एक एक एटम बनाते हैं, लेकिन कभी भी एटम को आप तोड़ तोड़ के कुछ और नया नहीं बनाते। रिएक्शंस आर बेसिकली द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। मे बी आई हैव लाइक 5 एटम्स, मे बी these are like this. So I do a chemical reaction and now the atoms are arranged in a straight line. ऐसा कभी होता नहीं है, मैं बस विजुअलाइज करने के लिए, मैं कॉन्सेप्ट को आप इमेजिन कर सको इसलिए मैं ऐसे दिखा रही हूँ। केमिकल रिएक्शन से एटम को सिर्फ आप रीअरेंज कर सकते हो कि ऐसे एक सर्कुलर शेप में था, फिर वो एक स्ट्रेट लाइन में हो गया, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इस एटम को, एक एटम को आप डिवाइड करके ऐसे 3 कुछ बना दिए या फिर 4 कुछ डिवाइड कर दिए। दैट इज नॉट पॉसिबल बाय केमिकल रिएक्शंस। This is only possible by a special type of reaction. Maybe you know about this in brief, which is nuclear reactions. These are very dangerous reactions, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करती है। जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन जो भी होता है,
एवरीथिंग इज बाय न्यूक्लियर रिएक्शंस। कुछ रेडियो एक्टिव मटीरियल्स होते हैं, अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें, यूरेनियम इज अ वेरी फेमस रेडियो एक्टिव एलिमेंट, so they undergo nuclear reactions and only by nuclear reactions can you destroy an atom। एक एटम को तोड़ के आप दूसरे एटम्स या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो कि एनर्जी के फॉर्म में बाहर आते हैं आप बना सकते हो, बट बाय सिंपल केमिकल रिएक्शंस यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय एटम्स एंड दिस पॉइंट इज ट्रू टिल टुडे। सिंपल केमिकल रिएक्शन से आप एटम्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, आप उसको बना भी नहीं सकते, उसको खत्म भी नहीं कर सकते। यू कैन रीअरेंज देम, रिकम्बाइन देम और सेपरेट देम, बट यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय और क्रिएट देम यूजिंग केमिकल रिएक्शंस। टू डू दैट यू हैव टू डू न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो जब डाल्टन ने ये थ्योरी प्रपोज की थी तो न्यूक्लियर रिएक्शंस उतने फेमस नहीं थे। सो व्हाट ही हैड सेड was in regarding to the chemical reactions only, and that is true. The fourth postulate is atoms participate in chemical reactions where they combine, separate or get rearranged। जो मैंने प्रीवियस पॉइंट में भी एम्फसाइज किया था जिसके बारे में कि ये जो एलिमेंट्स हम रिएक्ट कराते हैं, जो Na और Cl को हमने मिला के सॉल्ट बना दिया विच इज NaCl, अ वेरी कॉमन एंड अ वेरी सिंपल रिएक्शन। बट यहाँ पे रिएक्ट कौन कर रहा है? सोडियम का एटम रिएक्ट कर रहा है। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? क्लोरीन के एटम के साथ, और वो बना रहे सोडियम क्लोराइड। इसका भी एक एटम ही फॉर्म हो रहा है, या फिर इसका एक, सॉरी नॉट एन एटम, इसका एक मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है। मतलब ये दोनों एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है? एक कॉम्बिनेशन हो रहा है। ये दो जो एटम है वो एक साथ कंबाइन कर रहे हैं, वो एक साथ जुड़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। सो हम जब भी कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो एटम्स ही होते हैं वो पार्टिकल्स जो पार्टिसिपेट करते हैं, जहां वो एक दूसरे के साथ कंबाइन कर सकते हैं। इसको अगर आप ब्रेक डाउन करें तो फिर से अगर आपको Na और Cl मिलता है तो यहाँ पे सेपरेशन हो गया, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन हुआ, यहाँ पे सेपरेशन हुआ। फिर कुछ केसेस में रीअरेंजमेंट रिएक्शंस होते हैं जहां एटम सिर्फ एक दूसरे के साथ रीअरेंज हो जाते हैं। मोस्टली इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सारे रीअरेंजमेंट रिएक्शंस होते हैं जहाँ पे एटम्स सिर्फ रीअरेंज होते हैं। एटम्स जो है वो ही पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शंस में, बाकी कोई भी पार्टिकल पार्टिसिपेट नहीं करता, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी ट्रू। न्यूक्लियर रिएक्शंस में शायद डिफरेंट पार्टिकल्स में पार्टिसिपेट, बट इन सिंपल केमिकल रिएक्शंस एटम्स ही होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। सो दिस इज द फोर्थ postulate. And the last or the fifth postulate is atoms combine in a simple and fixed whole number ratio to form molecules of a chemical compound। मतलब एटम जो है वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करते हैं, कोई डेसिमल या फिर फ्रैक्शन में वो कंबाइन नहीं करते। जो रहता है उनका नंबर होल नंबर रहता है और वो नंबर फिक्स्ड ही रहता है। द रिलेटिव नंबर एंड द काइंड ऑफ एटम्स रिमेन द सेम इन अ गिवन कंपाउंड। मतलब एटम्स का जो रिलेटिव नंबर है एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है, और जो टाइप ऑफ एटम्स रहते हैं वो हमेशा सेम रहते हैं एक कंपाउंड के लिए। तो हम एक कंपाउंड सोच सकते हैं जैसे कि वाटर, H2O। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे वन एटम है ऑक्सीजन का और दो एटम है हाइड्रोजन का। तो ये जो वाटर का फॉर्मूला है, कहीं का भी पानी ले ले आप, सी वाटर ले ले, टैप वाटर ले ले, ग्राउंड वाटर ले ले, पोल्यूटेड वाटर ले ले, वाटर का जो फॉर्मूला है वो हमेशा H2O ही रहेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि H3O हो गया, HO हो गया, ये कभी पॉसिबल नहीं है। सो द फॉर्मूला ऑफ वाटर विल ऑलवेज बी H2O। मतलब ये जो इनका होल नंबर रेशियो, जैसे दो ही एटम है हाइड्रोजन के, ऐसा नहीं कि 2.5, ऐसा भी नहीं है कि H2.5O, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो दिस इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। कुछ और भी हम कंपाउंड्स देख सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, वन एटम ऑफ कार्बन एंड टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ये कार्बन डाइऑक्साइड अब किसी भी एटमॉस्फेयर के किसी भी लेयर से ले ले, किसी भी इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट से कार्बन डाइऑक्साइड ले ले, उसका फॉर्मूला हमेशा CO2 ही रहेगा।
ये जो रेशियो है कि 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन 1 एटम ऑफ कार्बन, दैट विल नेवर चेंज। मतलब ये जो सिंपल एंड फिक्स्ड होल नंबर रेशियो, हमेशा ये फिक्स्ड रहता है ये रेशियो। सिमिलरली एक और कंपाउंड हम बना सकते हैं कार्बन और ऑक्सीजन को यूज करके, जो है कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे एक एटम है कार्बन का और एक एटम है ऑक्सीजन का। तो इनका जो रिलेटिव नंबर रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड में सिर्फ एक एटम्स ही रहेंगे, मतलब ये हमारे 1:1 रेशियो में ही रहेंगे कि एक एटम हमारे कार्बन का और एक एटम हमारे ऑक्सीजन का। यहाँ पे इनका रेशियो होगा कि हर एक एटम कार्बन के लिए हमको 2 एटम ऑक्सीजन चाहिए। ये जो 1:2 रेशियो है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और ये जो 1:1 रेशियो है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, ये हमेशा रहेगा फिक्स्ड, फिक्स्ड एंड फिक्स्ड, ऑलवेज। कभी ये रेशियो चेंज नहीं होगा। तो द रिलेटिव नंबर, ये जो एक दूसरे के साथ इनका जो रिलेटिव नंबर है, मतलब एक कार्बन के एटम के लिए एक एटम ऑफ ऑक्सीजन ही चाहिए फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कभी नहीं बदलेगा। दैट विल ऑलवेज रिमेन फॉर वन गिवन कंपाउंड। कार्बन मोनोऑक्साइड का एक रेशियो है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक रेशियो है, वाटर का दूसरा रेशियो है। जैसे 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन के लिए हमको एक एटम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। ये जो रेशियोज है एक सिंगल कंपाउंड के लिए, वो हमेशा फिक्स रहेगा। और ये फिक्स क्यों रहते हैं? क्योंकि एटम जो कंबाइन करते टाइम सिंपल और होल नंबर रेशियो में ही कंबाइन करते हैं, कभी भी फ्रैक्शन या फिर कभी भी डेसिमल में वो कंबाइन नहीं करते। So this is the fifth and the final postulate of Dalton's atomic theory. तो यही है मेन 5 postulates that Dalton had proposed in 1808. बहुत पहले उन्होंने ये इमेजिन किया था। He did not conduct a lot of experiments या फिर उन्होंने बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं, लेकिन उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए उनसे जो ऑब्जर्वेशंस उनको मिली उसको यूज करके उन्होंने ये थ्योरीज बनाई हैं, जो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के postulates। तो ये जो 5 postulates है उसको फिर से एक बार देख लेते हैं। मैटर इज कंपोज्ड ऑफ इनडिविजिबल पार्टिकल्स नोन एज एटम्स। हर मैटर एटम से बना होता है जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। ऑल एटम्स ऑफ एनी पर्टिकुलर एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट्स। किसी एक एलिमेंट के सारे एटम्स हर रेस्पेक्ट में एक दूसरे के साथ वो सेम होंगे, किसी में भी कोई भी डिफरेंस नहीं होगी, आइडेंटिकल होंगे हर रेस्पेक्ट में। Atoms cannot be created nor destroyed in chemical reactions। आज के जमाने में ये केमिकल रिएक्शंस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब डाल्टन ने इस पोस्टुलेट को प्रपोज किया था, तब अगर आप बताते कि एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, और यहाँ पे अगर आप रोक देते आपके स्टेटमेंट को, इट वुड हैव बीन ओके, क्योंकि तभी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में चर्चाएं शुरू नहीं हुई थी। बट नाउ दैट वी नो अबाउट न्यूक्लियर रिएक्शंस, अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो आपको ये केमिकल रिएक्शंस मेंशन करना बहुत जरूरी है कि केमिकल रिएक्शन करके आप एटम को क्रिएट या फिर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एटम्स पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, कि मैटर के जो भी कंपोनेंट्स होता है सबसे छोटा कंपोनेंट एटम ही रहता है, और एटम ही है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, वेयर दे आर रीऑर्गेनाइज्ड और रीअरेंज्ड। Atoms combine in a fixed whole number ratio, which is the last and the very important point, to form molecules of a chemical compound where the relative number and the kind of atom remain the same. जैसे कि मैंने बताया, always they will combine in a fixed whole number ratio and that ratio will always remain constant for a given compound. इसमें कभी भी changes नहीं आएंगे. So these are the very important 5 postulates of Dalton's atomic theory. So now we have completed the postulates of Dalton's atomic theory. तो अब हमको ये जानना है कि ये डाल्टन ने कुछ थ्योरीज हमको बता दिए, कुछ पॉइंट्स हमको बता दिए हैं, लेकिन उसका इम्पोर्टेंस क्या है, या फिर उसके मेरिट्स या फिर प्रो क्या है, उसके डिमेरिट्स या फिर कॉन्स क्या है। क्योंकि अभी हम बहुत एडवांस लेवल में पहुंच चुके हैं इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो कुछ पॉइंट्स जो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किए थे वो ऑब्वियसली डिस्प्रूव्ड हो चुके हैं, मतलब उसको हमने एडवांस लेवल पे हम लेके गए हैं। सो बट स्टिल हिज एटॉमिक थ्योरी हैज सम एडवांटेजेस। सो नाउ वी विल सी द मेरिट्स
and the demerits of his atomic theory. सो हमेशा हमको पॉजिटिव से ही स्टार्ट करना चाहिए कि क्या पॉजिटिव मिला हमें उनके थ्योरी से, उनके पोस्टुलेट से. सो वी विल स्टार्ट विद द मेरिट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. It provided a simple model for understanding the composition of matter. This is the main significance of Dalton's atomic theory. डाल्टन से पहले किसी ने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया कि कोई मैटर किस चीज से बना है. कि हम जो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं हमारे रियल लाइफ में, मेटल, नॉन मेटल, लिविंग, नॉन लिविंग, दे आर ऑल मैटर बिकॉज दे हैव मास एंड दे ऑक्यूपाई स्पेस. लेकिन किसी ने ये सोचा नहीं कि जो मैटर है वो बना किससे है. कि जो नॉन लिविंग मैटर है वो के पार्टिकल से बने होते हैं. हम जो इंसान है, हम हमारे में मसल्स होते हैं, खून होता है, बोन्स होते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, ये किसी ने सोचा नहीं कि जो सबसे टाइनी एक पार्टिकल है किसी भी मैटर का, क्या वो सेम है, क्या वो डिफरेंट है डिफरेंट लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए. तो डाल्टन ही वो फर्स्ट इंसान थे जिन्होंने एक आइडिया पूरे वर्ल्ड तक पहुंचाया ताकि लोग समझ पाए कि जो भी मैटर हो उनका एक स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन रहता है एंड सबसे जो छोटा उनका पार्टिकल रहता है उसको एटम कहते हैं. सो हिज एटॉमिक थ्योरी वाज द फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट because it helped the people to understand about atoms and about the composition of matter. He gave a new concept. He opened the world of chemistry in a different way. इसके पहले जो भी रिएक्शंस हो रहे थे, कुछ केमिकल्स हम मिक्स कर रहे थे, एसिड बना रहे थे, कुछ भी बना रहे थे, लेकिन वो क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, ये सवाल किसी के दिमाग में आया नहीं था कि कौन से पार्टिकल्स है जो रिएक्ट कर रहे थे. तो दिस व्हाट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी टोल्ड everyone, told the scientists, told everyone in the world about the concept of atoms. तो ये उसका फर्स्ट मेरिट है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि हमें पता है कि केमिस्ट्री अब एवरीथिंग इज द स्टडी ऑफ एटम्स. एवरीथिंग इन केमिस्ट्री घूम फिर के हम एटम तक ही आते हैं कि जो भी हो रहा है वो एटम्स ही कर रहे हैं. तो ये एटम के बारे में ही डाल्टन ने पहली बार बताया. सो दिस इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. उसके अलावा इट एनेबल्ड डिफरेंशिएशन बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड. जैसे उन्होंने बताया था कि एटम्स कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स से हमारे कंपाउंड्स होते हैं, और जब सिर्फ एटम्स रहते हैं तो एलिमेंट्स होते हैं. जैसे एक एलिमेंट है हमारा हाइड्रोजन. अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ ही कंबाइन कर दे तो वो बन जाता है हाइड्रोजन गैस, जो कि है एक कंपाउंड जो अब एलिमेंट नहीं रहा. सिंगल हाइड्रोजन एलिमेंट जब वो खुद के साथ ही उसके एटम्स कंबाइन करते हैं तो वो बना देते हैं H2 विच इज कॉल्ड डाई हाइड्रोजन और जस्ट हाइड्रोजन गैस. ये है एक कंपाउंड. तो अगर हमको एटम्स के बारे में ही नहीं पता तो हम तो सोचेंगे कि जो एलिमेंट वाला हाइड्रोजन है और जो कंपाउंड वाला हाइड्रोजन है वो सेम है. लेकिन अब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हमको पता है कि एलिमेंट्स अलग होता है, कंपाउंड्स अलग होता है, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में हम शायद थोड़ा बहुत जानते हैं. तो अब हमको पता है कि एलिमेंट और कंपाउंड सेम नहीं होते. तो दिस वाज टोल्ड बाय डाल्टन. कि डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी से पहले किसी को इतना ज्यादा आइडिया नहीं था कि ये हाइड्रोजन वाला एलिमेंट अलग है, कि मतलब एलिमेंट वाला हाइड्रोजन अलग है, कंपाउंड वाला हाइड्रोजन गैस वो अलग है. लेकिन जब डाल्टन ने अपना एटॉमिक थ्योरी को प्रेजेंट किया, पब्लिश किया, तब लोगों को ये डिफरेंशिएट करना समझ में आया कि एलिमेंट जो है वो कंपाउंड्स जो है वो अलग है. एलिमेंट्स सिर्फ एटम से बनते हैं. एटम्स जब एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं एंड मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़ के कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं. So this is also a very important point that the Dalton's atomic theory helped everyone to differentiate between elements and compounds. It aligned with the law of conservation of mass and other chemical laws. ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड अदर केमिकल लॉज है, दिस वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेसन इन डिटेल. लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जो मास है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा, उसको आप क्रिएट या फिर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. तो ये मास आ कहाँ से रहा है, इसको हम क्यों क्रिएट डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ये एटम से ही आ रहे हैं.
सो व्हेन ही डिस्कस्ड अबाउट द पोस्टुलेट्स, उनके पोस्टुलेट में जैसे मेंशन था कि एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो ये जो कंजर्वेशन ऑफ मास का जो लॉ है उसको ये फॉलो करता है। और बाकी बहुत सारे केमिकल लॉज है विच वी विल डिस्कस इन आवर लेसन 4, एंड यू विल गेट टू सी हाउ द पोस्टुलेट्स जो डाल्टन बता के गए थे दैट इज अलाइनिंग और बीइंग सिमिलर विद द केमिकल लॉज. Basically, chemical laws are some laws or the theories which the atoms follow while doing a chemical reaction. ये chemical reaction करते टाइम कुछ rules के मुताबिक वो reaction होती है. तो ऐसा नहीं कि मन हुआ तो reaction हुआ, कभी भी कभी पूरा reaction हुआ, कभी हाफ हुआ, कभी डेसिमल में फ्रैक्शन में reaction हुआ, ऐसा नहीं होता है. कुछ laws होते हैं, उसको हम chemical laws कहते हैं. डाल्टन जो atomic theory बता के गए थे, those are in alliance or they are same to what the chemical law also proposes. And the last merit helped in understanding the basics of chemical reaction. तो basic कोई chemical reaction, फिर से हम NaCl को ही लेते हैं, 2 atoms and they will give 1 molecule. तो ऐसे बहुत बहुत सालों से हम maybe salt is being produced, NaCl is being produced, but nobody knew why is this atom reacting. और वाई मतलब क्यों, मतलब रिएक्ट क्या कर रहा है, कि ये जो सोडियम हम रख रहे हैं वो खुद पूरा रिएक्ट कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है किसी को पता नहीं था. बट नाउ वी नो दैट द एटम ऑफ सोडियम एंड द एटम ऑफ क्लोराइड दे क्लोरीन दे रिएक्ट एंड दे फॉर्म NaCl. दिस विल बेसिकली बी Cl2, क्लोरीन जो गैस है वो रिएक्ट करता है. लेकिन अगर आप एटम के स्टेज में देखें तो Cl2 विल बी अ कंपाउंड, ये एक मॉलिक्यूल है. बट इसको अगर आप ब्रेक करके एटम के फॉर्म में देखें तो बेसिकली Na+Cl ही रहता है. सो दिस इज व्हाट डाल्टन टोल्ड अस कि एटम्स ही है जो रिएक्ट कर रहे हैं. हम बहुत सालों से रिएक्शन कर रहे हैं, केमिकल्स बना रहे हैं, एसिड्स बना रहे हैं, बेसेस बना रहे हैं, लेकिन क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, कौन रिएक्ट कर रहा है, हमारे एटम्स ही रिएक्ट कर रहे हैं. सो द मेरिट्स, मेन मेरिट्स जो अभी भी वैलिड है, क्योंकि उनके बहुत सारे पॉइंट्स अगर आप देखेंगे तो अभी डिस्प्रूव हो चुके हैं आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स. अभी भी जो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर जो मेरिट्स है वो है कि उन्होंने, उनकी वजह से हमको कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर के बारे में एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग मिली. हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंशिएट कर पाए. जैसे एक क्लोरीन जैसे एक हमारा एलिमेंट है, सिमिलरली क्लोरीन गैस रहता है जो हो जाता है हमारा कंपाउंड. तो ये जो डिफरेंशिएशन है ये हम कर पाए. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम फॉलो कर पाए, दूसरे केमिकल लॉज को हम वेरीफाई कर पाए, और केमिकल रिएक्शन के बेसिक पॉइंट्स को हम समझ सके. सो दीज आर द मेरिट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. सो दिस वाज जस्ट अ थ्योरी. तो इसके कुछ डीमेरिट्स भी थे, बहुत ऐसे पॉइंट्स थे जो उनके पोस्टुलेट से हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए. सो लेट अस सी व्हाट दोस पॉइंट्स आर. दीज आर द डीमेरिट्स. इट डज नॉट मेंशन सब एटॉमिक पार्टिकल्स. डाल्टन वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि हम एटम को तो कभी डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे, एटम ही सबसे छोटा है, उसको हम तोड़ नहीं पाएंगे किसी भी चीज. बट नाउ वी ऑल नो दैट दिस इज नॉट ट्रू. मतलब उनके दिमाग में ये ख्याल आया नहीं कि व्हाट इफ वी कैन डिवाइड द एटम. इसलिए कभी भी उन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में कोई थ्योरी नहीं बताई कि हाँ एटम बहुत छोटा होता है, डिवाइड करना बहुत मुश्किल होता है केमिकल रिएक्शन से, लेकिन हो भी सकता है किसी दूसरे टाइप ऑफ रिएक्शन जो फ्यूचर में डिस्कवर हो उसको यूज करके हम डिवाइड कर सके. लेकिन उनके दिमाग में ये ख्याल कभी आया नहीं और उन्होंने कभी मेंशन भी नहीं किया अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल्स विच आर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, जिनकी डिस्कवरी कुछ साल बाद हुई थी. बट ही हैड नॉट मेंशन्ड अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल्स. नो मेंशन ऑफ आइसोटोप्स और आइसोबार्स. आइसोटोप्स कौन होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर सेम रहता है और मास नंबर डिफरेंट रहता है. आइसोबार्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहता है और मास नंबर सेम रहते हैं. जैसे आइसोटोप का एग्जांपल, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं. दिस इज प्रोटियम, दिस इज डॉटेरियम एंड दिस इज ट्रिटियम.
तो ये जो 3 आइसोटोप है, यहाँ पे इसका ये है हमारे मास नंबर्स ऊपर जो लिखे हैं, एंड नीचे वाले हैं हमारे एटॉमिक नंबर्स। एटॉमिक नंबर इसका सेम है लेकिन मास नंबर है डिफरेंट। तो डाल्टन बताए थे कि एक अगर एलिमेंट होगा उसके सारे एटम्स सेम होंगे। अगर सारे एटम्स सेम है, सारे एटम्स के कॉम्पोजिशन अगर सेम है, हर रेस्पेक्ट में सेम है, तो ये मास नंबर क्यों हमारे यहाँ पे डिफरेंट हो रहे हैं? दैट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड फ्रॉम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। कि अगर एटम सेम ही है तो हाइड्रोजन तो ऐसा ही रहना चाहिए, फिर यहाँ पे इसका मास नंबर क्यों बदल रहा है? मतलब क्या हो रहा है एटम में जिसकी वजह से ये जो मास नंबर्स है वो बदल रहे हैं? या फिर देर आर सम एग्जांपल्स ऑफ आइसोबार्स। ये हो गए हमारे आइसोटोप्स, ये हो गए हमारे आइसोटोप्स एंड सम एग्जांपल्स ऑफ आइसोबार्स। कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं। तो ये सारे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि एलिमेंट हमारा सेम है, हाइड्रोजन है, मास नंबर सिर्फ उसका चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट्स ही चेंज हो गए हैं। ये हमारे आर्गन है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, इनके एटॉमिक नंबर आप जानते हो कि जब एटॉमिक नंबर चेंज हो जाता है तो एलिमेंट्स बदल बदल जाते हैं। मतलब एटॉमिक नंबर ही एलिमेंट को कैरेक्टराइज करता है। तो यहाँ पे जैसे इनका एटॉमिक नंबर सब डिफरेंट है, लेकिन ये जो मास है, एटॉमिक मास इनका सेम है। तो इन दोनों के बीच में या फिर इन दोनों के बीच में एक सिमिलर, एक सेम चीज है जो है मास नंबर। लेकिन डाल्टन ने तो बताया था कि अगर डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे तो उनके एटम्स एक दूसरे से कंप्लीटली डिफरेंट होंगे। लेकिन यहाँ पे इनका अगर मास सेम है, मतलब कुछ ऐसा फैक्टर है जो इनमें सेम है, बट डाल्टन डिड नॉट मेंशन अबाउट इट। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ आइसोबार्स, दीज आर आइसोबार्स, दीज आर आइसोटोप्स। लेकिन इनके बारे में डाल्टन ने कभी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। उन्होंने जो एक्सप्लेन किया था कि एक एलिमेंट के सारे एटम्स सेम होते हैं हर रेस्पेक्ट में, और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स डिफरेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे सेम एलिमेंट के एटम्स में कुछ तो हो रहा है जिसकी वजह से मास नंबर डिफरेंट हो रहा है, या फिर ये जो डिफरेंट एलिमेंट्स है इस एटम में भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से इनका मास सेम है। सो दिस कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। It does not explain why atoms undergo chemical reaction. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डाल्टन ने हमको नहीं बताया। उन्होंने इतना बताया कि एटम्स ही है जो केमिकल रिएक्शन करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि एटम्स ही है जो केमिकल रिएक्शन करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं? ऐसा कौन सा फोर्स है, कौन उसको धक्का देके बता रहा है कि तुम करो केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन करना चाहेगा, वो तो नहीं कह सकता कि नहीं मैं एटम के रूप में ही सही हूँ, मुझे केमिकल रिएक्शन नहीं करना, मुझे मॉलिक्यूल्स नहीं बनाने। ये क्यों होता है, क्या है वो ड्राइविंग फोर्स? ये उन्होंने नहीं बताया था। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है विच वी विल डिस्कस इन फर्दर चैप्टर्स, कि क्यों रिएक्शंस होते हैं, कि केमिकल रिएक्शंस के होने के पीछे क्या रीजन है। कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो रिएक्ट ही नहीं करते, जो नोबेल गैस होते हैं हमारे, वो वैसे ही रहते हैं। और कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो ऐसे रिएक्ट नहीं करते, अगर आप उसको थोड़ा हीट दो, कुछ एनर्जी सप्लाई करो तो वो रिएक्ट करते हैं। तो ये डिफरेंस क्यों है एक एटम, इन एटम्स के बीच में? तो दैट कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। The last demerit is no mention of the chemical forces that hold the atoms together. कि जब एक केमिकल रिएक्शन होके, जैसे हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, this is not an actual reaction, I'm just writing to make you understand, and I think I'm covering it again because I've written here hydrogen plus hydrogen will give H2 which is dihydrogen gas. तो ये जो गैस है, इनमें जो एटम्स हम कंबाइन कर दिए, लेकिन ये एटम्स आपस में रहना क्यों चाहेंगे? एटम्स सेम है, डाल्टन ने बताया था कि एटम्स सेम है, तो हमें हमेशा पता है कि जो सेम चीजें होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करती है। ऑपोजिट चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, लेकिन जो सेम चीजें होती है वो एक दूसरे को रिपेल करती है। तो डाई हाइड्रोजन गैस में दो एटम्स है, लेकिन वो बहुत अच्छे से दोनों एक साथ ही है। तो ऐसा कौन सा केमिकल फोर्स है, कौन सी बॉन्ड वो बना के बैठे हैं जिसकी वजह से वो एक साथ रह पा रहे हैं यहाँ पे? दिस वॉज ऑल्सो नॉट एक्सप्लेन बाय डाल्टन।
So Dalton did not mention about subatomic particles. He did not mention about isotopes or isobars. He did not give a reason कि chemical reactions क्यों हो रहे हैं. And also he did not mention कि ऐसा कौन सा force होता है जो atoms को एक साथ bind करके रखता है या फिर एक साथ पकड़ के रखता है. So these were the demerits of Dalton's atomic theory. कि ये सारे points Dalton की atomic theory में explained नहीं है. But still, it is very important to study Dalton's atomic theory. In spite of the demerits, Dalton's atomic theory forms the foundation of the study of atoms. जैसे कि मैंने बताया था, बहुत बार मैं बता चुकी हूँ, एम्फेसाइज कर चुकी हूँ, ये सबसे बेसिक है. पहली बार किसी के दिमाग में एक ऐसा नया कॉन्सेप्ट आया जो किसी ने कभी पहले सोचा नहीं था. सोचा भी था तो किसी ने कभी किसी को पब्लिश नहीं किया था. बट दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि फॉर्मली पूरे दुनिया के सामने उन्होंने ये कॉन्सेप्ट रखा. सो दिस इज द फाउंडेशन फॉर द स्टडी ऑफ एटम्स एंड देयर बेसिक प्रॉपर्टीज. कि कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जो है वो उन्होंने सही एक्सप्लेन किया था, जो हमने मेरिट्स में देखा, which have been used to further expand the research. कि डाल्टन बता के गए थे कि एटम्स केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो साइंटिस्ट ने मान लिया. साइंटिस्ट ने ये सोचा कि डाल्टन बता तो रहे हैं कि एटम्स केमिकल रिएक्शन करते हैं, लेकिन वो क्यों केमिकल रिएक्शन करते हैं. तो अगर डाल्टन ये नहीं बताते कि एटम्स ही है जो केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो दूसरे साइंटिस्ट के दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आता कि क्यों करते हैं, वो नहीं बताया, उसको ढूंढे. तो डाल्टन का जो थ्योरी है उसको यूज करके, उसके ऊपर सवाल बना के, उसको सॉल्व करके साइंस को और ज्यादा एक्सपैंड किया गया. तब उन्होंने एक स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया कि तुम लोग यहाँ से स्टार्ट करो, कि यहाँ पे एटम है, इसके बारे में तुम लोग जितना पता कर सको करो. तो अगर वो नहीं बताते कि यहाँ पे एटम है, यहाँ से स्टार्ट करो, तो शायद हमारे साइंस को डेवलप होने में और कई एक्स्ट्रा साल लग जाते या फिर एक्स्ट्रा टाइम लग जाता. तो उनके थ्योरी ने एक पुश दिया साइंटिस्ट को टू आस्क मोर क्वेश्चन एंड टू फाइंड देयर सॉल्यूशंस. Hence, it is still widely regarded and studied to help understand the concept of an atom. इसलिए इतना डीमेरिट होने के अलावा, लाइक इन स्पाइट ऑफ हैविंग सो मेनी डिमेरिट्स की, उन्होंने केमिकल बॉन्डिंग के बारे में नहीं बताया, उन्होंने जो ड्राइविंग फोर्स होता है केमिकल रिएक्शन वो नहीं बताया. इन स्पाइट ऑफ दैट हम फिर भी इसको कोर्स में रखते हैं, इसको स्टडी करते हैं, क्योंकि दिस वाज द फर्स्ट फाउंडेशनल स्टडी ऑफ एटम्स. कि पहली बार उन्होंने ये बताया था, जिसकी वजह से बाकी साइंटिस्ट इतना प्रोग्रेस कर पाए. हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है, हमारे केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है, वो इतना एक्सपैंड हो पाया, इतना हम जान पाए, इतना हम स्टडी कर पा रहे हैं, रिसर्च कर पा रहे हैं. तो दैट इज वाई हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था. हम लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, बट वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर कि किस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया था. So Dalton's atomic theory was the starting point of atoms, of a very important branch of science. So that is why it is still highly regarded and studied to understand and explain the concept of an atom on a very basic level. भी बहुत एडवांस्ड हो चुका है, लेकिन अगर आप बेसिक एटम के बारे में जानना चाहो, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज द मोस्ट स्टडीड थ्योरी. So this was all about Dalton's atomic theory. And with that, we are completing our lesson 3. Thank you so much for being with me throughout this discussion. I hope आपको ये डिस्कशन इंफॉर्मेटिव लगा एंड आपको ये इंटरेस्टिंग भी लगा, क्योंकि पहले आपको लग रहा था कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम ऑब्वियसली डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी से बहुत ज्यादा एडवांस्ड हो चुके हैं. अभी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सबके बारे में हमको पता है, लेकिन फिर भी इसको स्टडी करने का जो इम्पोर्टेंस है, आई होप आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड. आई वॉज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्यों इसका इम्पोर्टेंस अभी भी है. अभी भी हमारे सिलेबस में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज ऑलवेज मेंशन. This is the reason, and thank you so much. I would like to request you all to join our World of Mentors Galaxy, where you will get regular classes and engaging and useful content in shorts and reels. And we will definitely have problem solving and doubt clearing sessions where we will solve previous year's questions from your competitive exams. Please subscribe to our YouTube channel and follow our Instagram page for more updates.
Thank you for being a part of Mentors Galaxy. If you have not subscribed to our YouTube channel, please subscribe and also follow our Instagram page. Stay tuned for more updates regarding the chapter series and other interesting topics that we will bring for you. Thank you so much.